लाइव। हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन पर हम लोग बात कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया, एक बार मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं आपको। वेक्टर पढ़ने के लिए जो मैथमेटिकल ऐड चाहिए था वो हमने कर लिया। मैथमेटिकल ऐड के नाम पे ट्रिगोनोमेट्री कर ली, उसका वर्कशीट हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड देखे, मैग्नीट्यूड एंड एंगल मेथड, कंपोनेंट मेथड। उसका वर्कशीट 2 था, वो भी आपने कर लिया। फिर मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट एनालिसिस दिया और उसका वर्कशीट दिया 3, वो भी आपने कर लिया। ज़्यादातर बच्चों ने करके भेज दिया। आप अपने जो डाउट हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के मुझे भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके डाउट हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर लिया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड की बात की थी। मतलब जब मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन हो तो एनालिटिकल मेथड की हमने बात की थी। उसमें हमने ट्रायंगल रूल बता दिया था। ट्रायंगल रूल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू √p² + q² + 2pq cos थीटा, और एंगल फ्रॉम P का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था tan phi q sin थीटा अपॉन P + q cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल हमने पढ़ लिया था और इसके कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। इसकी कंडीशन भी लास्ट में मैंने बता दिया था। अब वेक्टर एडिशन के सेकेंड रूल पर जाएंगे, पैरेललोग्राम रूल। वेक्टर एडिशन के थर्ड रूल पर जाएंगे, पॉलीगन रूल, और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। तो आज ये वाला पार्ट मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा और वर्कशीट 4 आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वर्कशीट 4 तक निकाल लेना। अगला टेस्ट जो आपका होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री प्लस वेक्टर आएगा, और आई होप कि आप उससे पहले बेहतर प्रिपेयर करेंगे ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो वर्कशीट 4 आपको दूंगा मैं। वर्कशीट 5 और 6, तो 6 वर्कशीट टोटल मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा, और एक फाइनल वर्कशीट दूंगा मैं वेक्टर की, विच इज़ द फाइनल वर्कशीट ऑफ वेक्टर। जैसे आपको यूनिट डायमेंशन एरर में मिला एक फाइनल वर्कशीट, तो ये वर्कशीट 6 तक ये वेक्टर चलेगा, और फिर वेक्टर का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वर्कशीट 3 तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ओके, वर्कशीट 4 और इसके लेक्चर नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप कर लें। कोई बच्चा यदि पीछे चल रहा है तो प्लीज अब एक बार रिकवर कर लें, क्योंकि अब ये चैप्टर कंप्लीशन की ओर जा रहा है और हम लोग एक एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं पैरेललोग्राम रूल की तरफ जा रहा हूं। वेक्टर एडिशन का ये रूल है, पैरेललोग्राम रूल। पैरेलल चलो रहे समझे आप। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा सर? जल्दी ही हो जाएगा बेटा। ओके, समझे एक बार जरा। पैरेललोग्राम रूल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है ए, या ये वेक्टर है पी, और ये वेक्टर है क्यू। ठीक है, तो हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये वेक्टर है पी और ये वेक्टर है क्यू, इन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्यू को पैरेलल स्पेस में शिफ्ट करते हैं। हम Q को पैरेलल स्पेस में शिफ्ट करते हैं, बाद में ट्रायंगल रूल से हम इसको P + Q कर देते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये रिजल्टेंट हो जाता है। P और Q का
रिजल्टेंट निकालने के लिए इस Q को हम पैरेलल स्पेस में शिफ्ट करते हैं। ये वेक्टर हो गया P, ये हो गया Q, तो ये हो जाता है P प्लस Q। ठीक है, तो ये तो हमने ट्रायंगल रूल की हेल्प से लिखा। ठीक, अब इसी को पैरेललोग्राम करने के लिए देखो क्या करते हैं। देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम भी है, ये P है तो ये वाला P है, ये Q है तो ये वाला Q है, और ये जो ये मिला रहा हूं मैं इसको, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये Q था, ये आपको पता है, गिवन तो ये दोनों था। तो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यदि दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, इफ टू वेक्टर P and Q represented by adjacent side of a parallelogram, then diagonal from the common point, then diagonal from the common point represent the resultant, diagonal from the common point represent the resultant। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये जनरली तब होगा जब P और Q अपोजिट ऑर्डर में है बेटा। ट्रायंगल रूल कब लगता है, जरा ये ध्यान देना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तो यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो रिजल्टेंट यहां आया होगा, ये बात दिखती है हमें। ठीक है, तो पैरेलल रूल लगता है जब दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में हो, तो ये होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो क्या कहता है पैरेललोग्राम रूल? इफ टू वेक्टर P and Q, if two vector P and Q are represented by, if two vector P and Q are represented by adjacent side of a parallelogram, then diagonal from the common point represent the resultant, or it is also come from triangle rule, it is also come from, ये आया कहां से है? तो ये भी ट्रायंगल रूल से ही आया है। दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम ट्रायंगल रूल, ये भी ट्रायंगल रूल के थ्रू ही आया है। मतलब ये वाला P जब Q को यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये ट्रायंगल रूल ही बन जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम रूल में हम जानते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर हो तो ये इधर बनता है। ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम रूल जो है वो कहां से आया है? ट्रायंगल रूल से ही आया है। Q को यदि हम शिफ्ट कर दें तो वो ट्रायंगल रूल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम लोग इसमें एक और बात पर करते हैं पैरेललोग्राम रूल में। आप बात को समझें, पैरेललोग्राम रूल में मैं एक और बात बता रहा हूं। ये वाला वेक्टर लेट सपोज कि मैं कह रहा हूं P है, ठीक है, ये वाला वेक्टर मैं लेट सपोज कह रहा हूं Q है, तो P और Q का रिजल्टेंट, तो मेरी बात समझना, इफ P ग्रेटर देन Q, तो रिजल्टेंट जो है यदि P Q से बड़ा है बेटा, तो रिजल्टेंट जो है, देखो ये लेट सपोज कि Q रख दो, ठीक, तो रिजल्टेंट जो है वो Q की तरह नहीं, P की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा। यदि मैं इसको मिड पॉइंट बनाऊंगा, यदि मैं इसको P और Q की मिड लाइन बनाऊंगा, तो तुम देख रहे हो कि ये Q है, मान लो मैंने छोटा लिया थोड़ा सा Q, मैंने Q को थोड़ा छोटा लिया है, तो ये वाला Q है, तो रिजल्टेंट जो है वो मिड पॉइंट से थोड़ा झुका रहेगा। तो जो रिजल्टेंट है वो किसके ज्यादा करीब होगा? P के ज्यादा करीब होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि Q ज्यादा हो P से, यदि Q ज्यादा हो P से, लेट सपोज कि ये Q है और ये P है, ये Q है और ये P है, और इसकी ये मिड लाइन है, ये देखो P है और ये वाला Q है, और ये वाला लेट सपोज इसके बिल्कुल मिड लाइन पे है। तो जब हम Q को यहां शिफ्ट करेंगे बेटा, तो ये कहां शिफ्ट होगा? जब हम Q को शिफ्ट करेंगे इधर, तो आपको दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो Q की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट होगा। मतलब P और Q में यदि Q बड़ा है तो P और Q का रिजल्टेंट मिड में होगा और Q की तरफ थोड़ा ज्यादा मतलब झुका हुआ होगा, Q से एंगल कम होगा। और यहीं पे एक बात मैं बता रहा हूं कि यदि P और Q बराबर है, यदि P और Q बराबर हैं, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट है वो दोनों के मिड लाइन पर होगा। ऐसे में जो रिजल्टेंट है वो दोनों के मिड लाइन पे होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये P है, Q है, और ऐसे में जो रिजल्टेंट होगा, अब ऐसे में जब हम Q को शिफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक बेसिक बात मैंने यहां पर बताना चाहा है कि यदि P वेक्टर Q वेक्टर से ज्यादा है, P वेक्टर Q वेक्टर से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट P की साइड में शिफ्ट होगा।
Q वेक्टर P वेक्टर से ज्यादा है तो रिजल्टेंट जो है वो Q की तरफ शिफ्ट होगा, और यदि P और Q बराबर हैं तो रिजल्टेंट जो है वो मिड में होगा, दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये बात मैंने यहां पे आपको बताई है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं पॉलीगन रूल पर। पॉलीगन रूल की तरफ जा रहे हैं, जरा ध्यान दें। वेक्टर एडिशन का ही एक रूल है पॉलीगन रूल, ये भी वेक्टर एडिशन का रूल है, पॉलीगन रूल। बात समझे जरा, पॉलीगन रूल क्या है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलीगन रूल की। ठीक है, पॉलीगन रूल क्या कहता है? पॉलीगन रूल जरा समझना, ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ये पांचवा वेक्टर है, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर डी, ये रहा वेक्टर ई। तो रिजल्टेंट क्या होगा? वैसे तो बहुत बेसिक बात है बेटा, यहां समझो। एक आदमी यहां से चला, पहले यहां तक चला, फिर यहां तक चला, फिर यहां तक चला, फिर यहां तक चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला और यहां आ गया। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर? व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? क्या है? यही है ना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इन सब वेक्टर का सम कौन होगा? ये होगा, और क्या। और ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि एक आदमी यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आया, 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 तो ये जो है वो फाइनली यहां से यहां आया। तो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये एक बेसिक बात है वेक्टर की कि भाई ऐसे 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 चला तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वैसे ही आप बात यहां समझेंगे। इफ n vectors are represented by open side of polygon, if n vector are represented by open side of polygon, then closing side of polygon represent the resultant in opposite order। कहता है यदि n वेक्टर, ये है रिजल्टेंट, if n vector are represented by open side of polygon, then closing side of polygon represents the resultant in opposite order। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक रूल है, ये दिखता भी है। मैंने क्या कहा फिर समझना। इफ n वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, इफ n वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ओपन साइड ऑफ पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है यही शो करता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर को, ये रिजल्टेंट यही शो करता है, यही है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, अब बात पर ध्यान देना, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अच्छा, इसका मैं एक बार प्रूफ दे रहा हूं, बात समझना। मैं इसका एक बार प्रूफ दे रहा हूं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा बोलो? ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल ए बी सी में दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ट्रायंगल रूल क्या कहता है? इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, इन ट्रायंगल ए सी डी, AC vector plus CD vector is equal to AD vector. AC vector plus CD vector is equal to AD vector. AC vector plus CD vector is equal to AD vector. AC की वैल्यू रख दो A प्लस B और CD की वैल्यू रख दो C vector is equal to AD vector. In triangle ADE, इन ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ए डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर।
AD वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू AE वेक्टर। AD वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, A प्लस B प्लस C। D वेक्टर क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा AE वेक्टर। इन ट्रायंगल AEF क्या हो जाएगा बोलो, AEF में AE वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर। AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर। AE वेक्टर क्या है बोलो, A प्लस B प्लस C प्लस D, और EF वेक्टर क्या है बोलो, E बराबर AF वेक्टर। तो AF कोई रिजल्टेंट कह रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो गया बोलो, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। जो पॉलीगन रूल है ऑल्सो कम फ्रॉम ट्रायंगल रूल। जो पॉलीगन रूल है, पॉलीगन रूल इज ऑल्सो डेराइव्ड बाय ट्रायंगल रूल। जो पॉलीगन रूल है वो भी ट्रायंगल रूल से डेराइव कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और समझा रहा हूं, बात समझना क्या है पॉलीगन रूल और कैसे डेराइव हुआ है और कितना बेसिक रूल है ये। मैं एक बार और समझा रहा हूं सारी चीजें। मैं फिर देखो वही कह रहा हूं कि कोई रूल कुछ नहीं होता ऐसा। ये मान लो कोई यहां से यहां आया, चला, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चला और यहां से यहां चला। तो फाइनल कहां चला, फाइनल यहां चला ना। तो इन सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो यही वेक्टर है। ये बिल्कुल बेसिक बात है और इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात, यहां से यहां गया, 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 यहां यहां, तो फाइनली कहां चला, ये चला। तो जितने भी वेक्टर हैं A B C D E F G H I J बराबर R वेक्टर, ऑल वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वही R वेक्टर होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ये तो बेसिक समझने वाला, ये मेरा अप्रोच है, ये मैंने बताया है, दिस इज द अप्रोच। अब मैं यहां पे आ रहा हूं, पॉलीगन रूल क्या है। इफ n वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ओपन साइड ऑफ पॉलीगन, ये ओपन था, ठीक है। इफ n वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ओपन साइड ऑफ पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में चलते हुए, देन क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। देन क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट को शो करता है। क्लियर है बात। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। रिजल्टेंट को शो करता है क्लोजिंग साइड। अच्छा, प्रूफ कैसे है, ये भी ट्रायंगल रूल से आया है। ये कैसे आया है, ट्रायंगल ABC में A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर AC वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर AC वेक्टर। ACD में AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर बराबर AD वेक्टर। AC को लिख दिया A प्लस B और CD को लिख दिया क्या, C वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। इन ट्रायंगल ADE में AD वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर AE वेक्टर। तो AD वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर AE वेक्टर। तो AD किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C, और D किसके बराबर है, D। और इन ट्रायंगल AEF AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर, AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर इज इक्वल टू AF वेक्टर। तो AE वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, A प्लस B प्लस C प्लस D, और EF वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, E इज इक्वल टू AF वेक्टर। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू R वेक्टर। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो आप बात समझ गए। अब मैं एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं, वन एग्जाम्पल। अच्छा, वेक्टर एडिशन के कितने रूल हुए, जरा उसकी तरफ आओ एक बार। इस बात की तरफ आप लोग आए कि वेक्टर एडिशन, जब एनालिटिकल मेथड की बात हो रही है, एनालिटिकल मेथड की बात जब हो रही है वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड की बात हो रही है, तो सबसे पहला रूल था ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल कब लगाया था, जब ये वेक्टर गिवन था, ये वेक्टर Q था,
एक ही ऑर्डर में था, तो ये रिजल्टेंट हो गया था। एक था पैरेललोग्राम रूल, उसमें ये वेक्टर था एक और ये वेक्टर था एक, ये P था ये Q था, Q को पैरेलली शिफ्ट करो तो ये वाला बन जाता है क्या, ये वाला P ये वाला Q, तो P Q को पैरेलली शिफ्ट करो, ट्रायंगल रूल बन गया। और दिस डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी ट्रायंगल रूल सही है। लेकिन इसमें गिवन था ये और ये P और Q वेक्टर यदि इधर गिवन हो तो ये भी दिख रहा है कि रिजल्टेंट उनके ठीक बीच में कहीं होता है। दोनों यदि बराबर हो तो रिजल्टेंट एंगल डिवीजक पर होता है बिल्कुल बीच में, और यदि P बड़ा हो तो थोड़ा सा R जो है वो P की तरफ झुका रहेगा, Q बड़ा हो तो जो रिजल्टेंट है वो Q की तरफ थोड़ा झुका रहेगा। ये बात क्लियर है। इसका मतलब तुम एक क्वेश्चन का छोटा सा आंसर दो बेटा। ये 6 न्यूटन का एक फोर्स है, ये 6 न्यूटन का एक फोर्स है, दोनों 60 डिग्री के एंगल पर हैं, तो रिजल्टेंट ये वाला P है ये वाला Q है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल फ्रॉम P से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, इसका आंसर दो आप मुझे। मैं कह रहा हूं P 6 न्यूटन है, Q 6 न्यूटन है, 60 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट जो है वो P से कितना एंगल बनाएगा, इसका आंसर आपको मुझे देना है। व्हाट इज द एंगल फ्रॉम P। तब तक मैं इधर बढ़ता हूं। एक रूल होता है पॉलीगन रूल, ये तब लगता है जब सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ये और ये, तो ये होता है पॉलीगन रूल। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो क्लोज करना जरा। क्लोज कर दिए थे क्या वीडियो? ठीक है, लैग तो नहीं होगा अब, टाइम स्टार्ट है। ओके, तो आप लोगों ने सभी ने अच्छा आंसर दिया है। पूजा, फरीदा, बबीता, कृष्णा, तेजस्वी, स्नेहा, सुज्ञान, उषा, संस्कृति, यू ऑल गिविंग ए गुड आंसर, गुड। तो मेरी बात को समझना, आप 30 डिग्री होगा, बिल्कुल बीच में होगा रिजल्टेंट, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, मेरे और एक और क्वेश्चन का आंसर दो जरा, मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे जरा आप। ये है 6 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये रिजल्टेंट है, ये Q है। बताओ कि रिजल्टेंट जो है वो किसके करीब होगा, P के करीब होगा कि Q के करीब होगा? रिजल्टेंट बेटा इधर होगा, P के करीब। मतलब P यदि 20 होगा तो ये 40 डिग्री होगा, समझ रहे हो बात? जो रिजल्टेंट होगा वो P के करीब होगा। अच्छा ये बताओ, ये 8 न्यूटन है और ये वाला 6 न्यूटन है और ये वाला बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये बताओ क्या होगा? दिस एंगल थीटा। इसके 4 ऑप्शन दे रहा हूं, थीटा बराबर 30, थीटा ग्रेटर देन 30, थीटा लेस देन 30 और डी कुछ नहीं। 3 ऑप्शन यहां भी दे रहा हूं। ये वाला एंगल थीटा है, मैं कह रहा हूं थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये वाला एंगल थीटा बराबर 30 होगा, बी कह रहा हूं थीटा ग्रेटर देन 30 होगा, सी कह रहा हूं थीटा लेस देन 30 होगा। ये बताना है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर और बताना है। यस, मेरे क्वेश्चन ये तुम लोगों ने सही बोला कि पी के करीब होगा, यस ऑल राइट। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन मेरा क्या बदला है समझना, 6 न्यूटन और 2 न्यूटन का है। ये मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्टेंट जो है वो 6 न्यूटन से थीटा एंगल बनाता है। मैं कह रहा हूं कि रिजल्टेंट जो है आर वो 6 न्यूटन से थीटा एंगल बनाता है। थीटा 30 होगा, ग्रेटर देन 30 होगा, लेस देन 30 होगा। बताओ पहले क्वेश्चन का थीटा क्या होगा? यस, इस क्वेश्चन का, ये मान लो क्वेश्चन 2 है, ये मान लो क्वेश्चन 3 है, ये मान लो क्वेश्चन 1 है। तो क्वेश्चन 1 के भी वही ऑप्शन दे रहा हूं, 30, थीटा ग्रेटर देन 30 और तीसरा दे रहा हूं थीटा लेस देन 30। बताओ ए बी सी का आंसर बताओ। गिव मी द आंसर ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का आंसर बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
वेरी नाइस। इसमें थीटा ग्रेटर देन 30 होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें थीटा लेस देन 30 होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें थीटा बराबर 30 होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, वाओ। क्वेश्चन में बेटा मैंने इसको 1 कहा है, इसको 2 कहा है, इसको 3 कहा है। पहला थीटा, थीटा लेस देन 30 एंड थीटा ग्रेटर देन 30। गुड आंसर ऋषिता, योर आंसर इज गुड। फरीदा 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। करेक्ट आंसर फरीदा। 1 का ए, 2 का देश देश देश। अच्छा, आप समझ गए ना कि किस तरह का क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ये देखो, विजुलाइजेशन किसी वेक्टर का बहुत ही जरूरी होता है बेटा। विजुलाइजेशन ऑफ एनी इज वेरी नेसेसरी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बात समझना। इन ए रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। इन ए रेगुलर हेक्सागन, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ओके, रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन है बेटा, ये ए से बी इक्वल लेंथ है, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। एक मिनट क्लोज कीजिए जरा। ऑन है। अच्छा, ध्यान देंगे जरा इस बात पर। एक रेगुलर हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, जरा इस बात पर ध्यान दें। रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ। और ये रेगुलर हेक्सागन है, और एफ से ए, एफ से ए, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन है ये, ए बी सी डी ई एफ, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। और ए डी का जो सेंटर है वो ओ है, ए डी का जो सेंटर है वो ओ है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, वैल्यू ऑफ ए बी, सृष्टि कोई डिस्टरबेंस था बेटा, इसीलिए एडवर्टीजमेंट था ये, ठीक है। देयर इज ए डिस्टरबेंस, कोई काम था, ठीक है, इसीलिए। ओके, ध्यान दें जरा, बात समझे। वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी वेक्टर, ई एफ वेक्टर, नहीं वैल्यू बताना है। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ इन टर्म्स ऑफ ए ओ,
इन टर्म्स ऑफ एओ, इन सब का रिजल्टेंट एओ के टर्म में क्या होगा? ऑप्शन है 5AO, बी ऑप्शन है 6AO, सी ऑप्शन है 8AO और डी ऑप्शन है 10AO। 10AO, ठीक है। यहां ध्यान दें जरा, क्वेश्चन क्या है? एक रेगुलर हेक्सागन है बेटा, एक रेगुलर हेक्सागन है, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ। दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ। ये पूरा एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारी साइड बराबर है। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर को एओ के टर्म में बताना है कि एओ के टर्म में इनमें से ये किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना है एक रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। आप बेटे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे जरा, सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दोगे जरा। मैं कह रहा हूं एक रेगुलर हेक्सागन है, तो ए बी जिसकी वैल्यू निकालनी है, देखो मैं उसको क्या कह रहा हूं, यहीं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। देखो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर ए ई वेक्टर ए एफ वेक्टर। देखो मैं लिख रहा हूं इसको ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर डी वेक्टर दिस 10AO 10AO 10 गलत सा लग रहा है, पता नहीं, ठीक है। बताओ क्या होगा बेटा? 10AO 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 लगभग बच्चे 10 बता रहे हैं, देख लेते हैं हम जरा। ए सी वेक्टर को मैं लिख दूं क्या? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए डी वेक्टर को मैं लिख दूं क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए ई वेक्टर को मैं लिख दूं क्या? ए डी वेक्टर रहने दो बेटा, यहां पे ए डी को रहने देता हूं मैं, ए बी ए डी को रहने देता हूं, ए डी ए ई को लिख दूं क्या? ए डी प्लस डी। और ए एफ को लिख दूं क्या? ए डी प्लस डी प्लस ई एफ। मैं एक बार देखता हूं, ए बी वेक्टर ए सी को लिख देता हूं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी को, ए डी को मैंने रहने दिया है, ए ई को लिख देता हूं ए डी प्लस डी, ठीक है। ए एफ को लिख देता हूं ए डी प्लस डी प्लस ई एफ, ए डी प्लस डी प्लस ई एफ, ए डी प्लस डी प्लस ई एफ। देखो मैंने क्या किया, ए बी को ए बी लिख दिया, ए बी को लिख दिया ए बी, ए सी को लिख दिया ए बी प्लस बी सी, ए सी को लिख दिया ए बी प्लस बी सी, ए डी को मैंने रहने दिया क्योंकि इसको 2AO लिख सकते हैं, ए ई को हमने लिख दिया ए डी प्लस डी, और ए एफ को हमने लिख दिया ए डी प्लस डी प्लस ई एफ बराबर देश। अब बात समझना, बी सी वेक्टर और ई एफ वेक्टर अपोजिट है, बी सी इधर है ई एफ इधर है, इसलिए बी सी के साथ ई एफ कैंसिल। डी वेक्टर और ए बी वेक्टर और डी वेक्टर कैंसिल, ए बी वेक्टर डी वेक्टर अपोजिट है दोनों, ए बी वेक्टर और डी वेक्टर कैंसिल। ये बच गया 3AD, 3AD मतलब 6AO, 3AD इसका मतलब 6AO, तो इसका आंसर है 6AO। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी, दिस इज 6AO। मैं एक बार और समझा रहा हूं, बात समझना जरा। इन रेगुलर हेक्सागन, समझना बात, इन ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, इसमें देखो क्या है, इन ए रेगुलर हेक्सागन, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ की वैल्यू बतानी है।
देखो ए बी रहने दिया, AC को लिख दिया, AC को लिख दिया ए बी प्लस बी सी, ठीक है। AD रहने दिया क्योंकि ये 2AO, AE को लिख दिया AD प्लस डी, और AF को लिख दिया AD DEF, ये कट कर दिया, ये हो जाएगा 6AO। समझ रहे हो क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समझने का। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं आपके लिए, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान देंगे जरा नेक्स्ट एग्जांपल पर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझो नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझा रहा हूं। अब एक मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना। मैं कह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 6 न्यूटन का फोर्स है, 6 न्यूटन का, ये 8 न्यूटन का फोर्स है इधर, और ये 6 न्यूटन का फोर्स है। ये 37 डिग्री का एंगल है, यहां के साथ 37 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 53 और ये भी 37 डिग्री का एंगल है। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बताना है। जरा ध्यान देना एक बार बात पर। देखो बेटा बात समझना। अब एक तो तरीका होगा कंपोनेंट फॉर्म में निकाल लो, F1 F2 कंपोनेंट फॉर्म में निकाल दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन हम क्यों निकालेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दो, जब हमें एनालिटिकल मेथड दिख रहा है। ओके, कैंसिल नहीं किया था आप लोगों ने, इसीलिए आंसर नहीं आया बेटा, लेकिन 6AO आंसर आ जाएगा। आयुषी गुड। अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं एक बार। ये देखो, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, 6 न्यूटन का फोर्स इधर है, 8 न्यूटन का फोर्स इधर है। ये वाला एंगल 30 डिग्री 37 का एंगल है, ये भी 37 का एंगल है। रिजल्टेंट बताना है दोनों का रिजल्टेंट। तो एक तरीका तो है F1 को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो, F2 को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो और रिजल्टेंट आ जाएगा। तो एक तरीका है F1 को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, 6 cos 37 i कैप प्लस 6 sin 37 j कैप, 6 cos 37 i कैप प्लस 6 sin 37 j कैप। तो F1 हो जाएगा 6 इंटू 4/5 i कैप, 6 इंटू 3/5 j कैप। तो F1 हो जाएगा 24/5 देश 18/5 j कैप। F1 हो जाएगा 4.8 i कैप प्लस 3.6 j कैप। F2 वेक्टर हो जाएगा -8 sin 37 i कैप प्लस 8 cos 37 j कैप -8 इंटू 3/5 i कैप प्लस 8 इंटू 4/5 j कैप, ये हो जाएगा -24/5 i कैप प्लस 32/5 j कैप माइनस 4.8 i कैप प्लस 6.4 j कैप, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 10 j कैप। दोनों को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 j कैप। ये हमारा मेथड 1 हुआ, जिसको आप जानते हैं कि कंपोनेंट एनालिसिस से ये होगा मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है। 10 j कैप। अच्छा सेकंड समझना, जब दिख रहा है बेटा ये 37 ये 53, तो ये एंगल कितना दिख रहा है? एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन P एंड Q दिख रहा है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P क्या है? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो एनालिटिकल मेथड भी कहता है कि रिजल्टेंट 10 न्यूटन होगा,
क्योंकि इन दोनों के बीच का जब एंगल दिख रहा है तो कंपोनेंट क्यों निकालेंगे? जब एंगल दिख रहा है 90 डिग्री और केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो, मान लो केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो, यदि कंपोनेंट निकालना हो तब तो यही करना पड़ेगा, लेकिन जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे और केवल मैग्नीट्यूड आंसर में पूछा जा रहा हो तो हम इतना करने के बजाय इधर भी आ सकते थे। भाई मान लो पूछता कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कि 10 न्यूटन होगा, और हम ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंगल फ्रॉम 6 न्यूटन मान लो निकालना होगा, एंगल फ्रॉम 6 न्यूटन, 6 न्यूटन के साथ यदि लेट सपोज एंगल निकालना है तो क्या होगा बोलो? tan फाई बराबर q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। तो q साइन थीटा 8 साइन, एंगल दोनों के बीच में 90 है, अपॉन 6 प्लस 8 कॉस 90, 8/6 53 डिग्री का एंगल है, मतलब रिजल्टेंट इधर है। तो ये एनालिटिकल से भी वही आएगा जो उधर से आएगा। तो जब जो इजी होगा वो हम काम करेंगे, जब जो इजी अप्रोच होगा हमारा हम वो वाला काम करेंगे। ये बात आप समझ गए? कंपोनेंट अप्रोच ये है, और ये चूंकि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है और केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा होता तो मैग्नीट्यूड दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। थीटा 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 10 न्यूटन। तो एंगल फ्रॉम 6 न्यूटन 30 डिग्री। तो हम ये अप्रोच भी काम में ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करा रहा हूं, वन मोर एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग एडिशन का। ओके, ठीक है, फिर मैं सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगा, लेकिन तब तक एक और एग्जाम्पल देख लें आप एक बार। मैं कह रहा हूं 3 vectors having magnitude 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton, and their direction sorry, represented by side of triangle. 3 vector having magnitude 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton and their direction represented by side of triangle. Then their resultant makes an angle from first vector. जरा बात समझना इसके सॉल्यूशन पर, इसकी टेक्निकलिटी पर, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या टेक्निकलिटी है इस क्वेश्चन की, उस पर जरा ध्यान देना जरा। 3 vectors having magnitude 1, 2 and 3 Newton and their direction represented by side of triangle. जरा बात समझना, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो, अच्छा, इसी बात को मैं थोड़ा सा ध्यान से समझा रहा हूं, बात समझना। ये बोलता कि 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी बोल सकता था कि 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब तीनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता और इस तरह से तीनों दिखाए जाते। ठीक, लेकिन नहीं बोला,
बोला कि 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन है। मतलब तीनों जो वेक्टर है वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड नहीं है साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल से। मेरी बात समझना, मान लो केवल ये बोल देता कि 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता। 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता। ठीक है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता, बराबर हो जाता। क्लियर है बात? तो 3 वेक्टर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिप्रेजेंटेड हैं, तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन ये हो सकता था, लेकिन नहीं बोला। बोला 3 वेक्टर मैग्नीट्यूड अलग है, केवल उनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो तो 1 2 3 है, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन पहले की इधर है, दूसरे की इधर है और तीसरे की इधर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए आप? बोल देता 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर है। फिर तो 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन इसकी तरह है, लेकिन नहीं बोला। अगले ने बोला 3 वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड अलग हैं, केवल उनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो मैग्नीट्यूड तो है 1 2 3 और डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है इक्विलैटरल ट्रायंगल से। ठीक, तो पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। दूसरे वेक्टर दोनों के टेल के बीच का एंगल होता है, आगे बढ़ा दो, दूसरे वेक्टर और तीसरे वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। तीसरे वेक्टर और पहले वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री। इसका मतलब जब मुझे अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एक्सिस पर। पहला वेक्टर इधर है 1 न्यूटन का, इससे 120 का एंगल बनाते हुए 2 न्यूटन है, मतलब 30 डिग्री। और 60 और 60, इससे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 3 न्यूटन का वेक्टर है। इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन ने यह कहा कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन ऐसा है। यह बात आप समझ रहे हो? यदि बोल देता 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता और डायरेक्शन जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड होते। लेकिन बोला कि 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग हैं, केवल उनकी डायरेक्शन जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की डायरेक्शन है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में केवल उनकी क्या है, डायरेक्शन है, साइड। अंतर समझ गए हो ना? मैं बार बार कह रहा हूं, 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऑल 3 हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग है, उनकी डायरेक्शन केवल है। तो डायरेक्शन का मतलब हो गया कि पहले से दूसरा 120, दूसरे से तीसरा 120 पे। समझ रहे हो बात? तो अब नया क्वेश्चन ये है बेटा, ये है नया क्वेश्चन। इस पूरे का जो नया क्वेश्चन बनेगा इस पूरे सिस्टम का, ये जो पूरा क्वेश्चन बन रहा है सॉरी, इसका पूरा क्वेश्चन ये है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और ये 3 न्यूटन। ओके, अब बात समझना जरा। तो अब इसका F1 वेक्टर क्या लिख दें, 10 i कैप। F2 वेक्टर क्या लिख दें, 2 sin 30 माइनस 2 sin 30 i कैप प्लस 2 cos 30 j कैप। F3 वेक्टर क्या लिख दें, -3 cos 60 i कैप प्लस 3 sin 60 j कैप। ये बात आप समझे? F1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन आई कैप, 1 आई कैप। F2 इज इक्वल टू, जिसमें एंगल शामिल है 30, तो इधर हो जाएगा साइन cos 30, इधर हो जाएगा sin 30, तो 2 sin 30 आई कैप दिस, इसका इधर 60 शामिल है, तो 3 cos 60 आई कैप और 3 sin 60 j कैप। और ये वाला जो j कैप है ये माइनस में होगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसका y पॉजिटिव x नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, -2 इंटू 1/2 आई कैप, ये क्या हो जाएगा -i कैप प्लस √3 j कैप। ये क्या हो जाएगा -3/2 आई कैप
माइनस 3√3 जे कैप। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये हो जाएगा 1 आई कैप माइनस 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप माइनस 3/2 आई कैप माइनस 3√3 जे कैप। 1 आई कैप गया, माइनस 3/2 आई कैप और माइनस 2√3/2 जे कैप, तो माइनस 3/2 आई कैप। अच्छा वो है प्लस √3/2 और ये माइनस √3/2। ठीक है, तो बचेगा माइनस का √3 जे कैप, माइनस 3/2 आई कैप और माइनस √3। वो दोनों जब जे कैप और जे कैप मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 2√3/2 मतलब माइनस √3 जे कैप। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है यदि उसको दिखाया जाए तो x एक्सिस पर है 3/2 और y एक्सिस पर है √3 और रिजल्टेंट होगा ये वाला फाई। तो tan फाई बराबर √3 अपॉन 3/2। ठीक है, एक हो गया 3/2 और उधर हो गया √3। तो tan फाई क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 3/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। tan फाई क्या हो जाएगा बोलो यहां से, ये बाय ये। तो tan फाई क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा tan फाई। तो ऐसा तो कोई वैल्यू आएगा, ऐसा तो कोई वैल्यू अभी नहीं आएगा लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 न्यूटन। कहीं कोई दिक्कत, F1 बराबर 1 आई कैप, F2 बराबर माइनस 2 साइन 30 आई कैप, 90 30 60 60 120 और 30 और 60। ना 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 गलती हुई यहां पे, देखो 90 और 30। अच्छा ठीक है, 30 और 90 120। ठीक है, तो ये दो वाले का क्या हो जाएगा, इधर ये 30 डिग्री है तो 2 cos 30 और 2 sin 30, तो 2 sin 30 हो गया माइनस 1/2, 2 cos 30 हो गया √3/2 माइनस का आई कैप प्लस का √3 जे कैप। F3 क्या हो गया 3 न्यूटन, 3 न्यूटन का क्या हो जाएगा 3 cos 60 माइनस का 3 cos 60 माइनस 3/2 और माइनस का 3 sin 60 माइनस 3√3/2। तो अच्छा यहां गड़बड़ हो रही है बेटा, यहां देखो, यहां ये हो जाएगा, गड़बड़ हो रही है यहां पे, माइनस √3/2 होगा, यहां गड़बड़ हो रही है, देख लो। प्लस रूट जब घटेगा 3√3/2 तो 2√3 माइनस 3√3/2 तो माइनस √3/2 होगा। यहां पे गड़बड़ हो रही थी तो यहां पे होगा माइनस √3/2। ठीक है, तो tan फाई क्या हो जाएगा बोलो, √3/2 बाय 3/2 1/√3 और फाई हो जाएगा 30 डिग्री, फाई हो जाएगा 30 डिग्री। और पहले वेक्टर से यदि एंगल निकालेंगे तो 210 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, 210 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ये हो जाएगा इसमें, 210 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। यस, गड़बड़ हुई थी वहां पे, माइनस 3/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। यस श्रेष्ठ आर्यन, गुड। अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, इसका x पर माइनस 3/2, x पर माइनस 3/2 और y पर माइनस √3/2 और ये वाला यदि एंगल फाई है तो tan फाई हो जाएगा दिस बाय दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो फाई हो गया 30। तो पहले एंगल से, पहले वेक्टर से टोटल 210 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 210 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। बोल रहा है कि रिजल्टेंट पहले वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, तो दिस इज 210 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द आंसर। ठीक है,
ओके गुड, यहां तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे जरा। अब मैं बता रहा हूं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड ही बता रहा हूं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हमें पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर निकालना है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर जरा ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर निकालना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमें निकालना क्या है बोलो? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर हमें निकालना है, ओके। तो दिस इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हमें निकालना है पी वेक्टर माइनस का क्यू वेक्टर, ओके, ठीक है। पी वेक्टर माइनस का क्यू वेक्टर। अब जरा बात समझना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमें निकालना है, बात समझना जरा। हमें एडिशन आता है तो पी वेक्टर में माइनस क्यू वेक्टर को ऐड कर दूं क्या? एक्चुअली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ है ही नहीं। पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर को क्या मैं पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर लिख दूं? पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक्चुअली सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, एडिशन है पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर का। दिस इज द एडिशन, पी वेक्टर माइनस का क्यू वेक्टर है ये, समझ रहे हो बात? अच्छा बात समझना, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये है पी वेक्टर और ये है क्यू वेक्टर, ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर, तो ये हो जाता था बोलो क्या? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक। ये पी है ये क्यू है, तो ये क्या हो जाता था? पी प्लस क्यू, और ये पी और क्यू के बीच का एंगल था थीटा, ठीक है। अच्छा अब हमें मान लो क्या निकालना है? ये है पी वेक्टर और ये है क्यू वेक्टर, हमें माइनस क्यू जोड़ना है, तो माइनस क्यू ऐसे कर दूं क्या? मैग्नीट्यूड तो कर देता हूं सेम और डायरेक्शन को कर देता हूं अपोजिट, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, तो ये हो गया बेटा रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट, और ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो कैसे हुआ? ये P है ये Q है, जोड़ना है तब तो सिंपल P प्लस Q हो गया, और माइनस Q को ऐड करना है तो Q वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दो और सेम मैग्नीट्यूड रख दो। Q वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दो, मैग्नीट्यूड सेम रख दो, तो ये है Q वेक्टर, ये हो गया माइनस Q वेक्टर, तो ये हो गया P वेक्टर, ये हो गया माइनस Q वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? P वेक्टर प्लस माइनस Q वेक्टर, ठीक है। ये हो गया P वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है, तो एक्चुअली जो है वो एडिशन है, P माइनस Q जो है वो P प्लस माइनस Q है। अच्छा बताओ, अब P और Q के बीच का एंगल जब थीटा था तो P और माइनस Q के बीच का एंगल क्या होगा? भाई दो वेक्टर है P और माइनस Q, इसका हमें सम निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ तो Q ही रहेगी, लेकिन P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल यदि थीटा है तो P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। P को आगे बढ़ाओ और माइनस Q है, तो रिजल्टेंट बोलो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दो वेक्टर का सम करना है, हमें P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर का सम करना है, तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही है P और Q, और एंगल दोनों वेक्टर के बीच का क्या है? 180 माइनस थीटा, तो एंगल बदल दो केवल,
तो ये सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा। ये है मैग्नीट्यूड, मतलब p वेक्टर माइनस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, जहां थीटा p और q के बीच का एंगल है, जहां थीटा p और q के बीच का एंगल है। ठीक है, अच्छा एंगल फ्रॉम P क्या होगा बोलो, एंगल फ्रॉम P tan फाई Q साइन थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, ये होगा Q साइन थीटा P माइनस Q कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट tan फाई जो एंगल फ्रॉम P होगा। अच्छा, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे किया हुआ है, एक बार फिर समझना, एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मुझे P माइनस क्यू निकालना है। एक्चुअली P माइनस क्यू कुछ होता ही नहीं है, P प्लस माइनस क्यू है ये, मतलब P और माइनस क्यू का एडिशन करना है, बस अब इतनी सी बात रखनी है तो एडिशन ही, ठीक है। और वेक्टर में माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदल जाना है, जैसे P ये था और Q ये था और तुम्हें P प्लस Q निकालना था तो तुम सीधा P Q और ये कर देते थे P प्लस Q। अब तुम्हें P प्लस माइनस Q निकालना है तो Q को अपोजिट कर दो तुम, ये है P ये है माइनस Q, तो ये हो जाएगा P प्लस माइनस Q मतलब P माइनस Q। अच्छा, P और माइनस Q के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए P और Q, और P और माइनस Q के बीच का एंगल चाहिए 180 माइनस थीटा। तो जहां पे रिजल्टेंट में थीटा था, भाई रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2pq, तो P और माइनस Q के बीच का एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, रख दो 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब P माइनस Q का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, और एंगल फ्रॉम P क्या होता है, बस P और माइनस Q दो वेक्टर का सम है करना, जिसमें फर्क क्या हुआ कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दो। तो सब्सट्रैक्शन में एंगल फ्रॉम P का फॉर्मूला ये हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में एंगल फ्रॉम P का जो फॉर्मूला है वो इतना हो जाता है, ये आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ रहे हो कुछ। ये थोड़ा सा अभी एक बार और समझा दूंगा मैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज आप पहले लेक्चर नोट्स तैयार करें, आज आप अपने काम को थोड़ा सा बदल लें बेटा, आज आप अपना होमवर्क कुछ इस तरह से रखें कि आज आप सिर्फ लेक्चर नोट्स तक तैयार करें, ओके। लेक्चर नोट्स आप एडिशन सब्सट्रैक्शन तक तैयार कर लें, आज जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक का, और एक बार शुरू से लेकर के यहां तक का आपने जो कॉपी प्रिपेयर की है, शुरू से मतलब इस चैप्टर को, केवल वेक्टर को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि काफी डेप्थ में चले गए हैं हम लोग यहां भी, तो आपके लिए काफी फायदेमंद है। तो आप क्या करें कि आप नोट्स पहले प्रिपेयर कर लें, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप केवल वेक्टर को एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप वर्कशीट 4 तब मैं दूंगा आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। वर्कशीट 4 में हम लोग देंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड से हम लोग इसकी बात करने के लिए आपको देंगे, ठीक है ना। और अभी आप एक बार फेयर कॉपी प्रॉपरली तैयार कर लें, जहां तक आज पढ़ा दिया है वहां तक का आप लोग फेयर कॉपी प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और आपको समझने में यदि कहीं दिक्कत आए बेटा तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के मुझे भेज दें, मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्लास में मैं उसको पहले कवर करूं और तब आगे की तरफ बढ़ूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कवर करूंगा पहले, ठीक है, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट हैं कॉपी से संबंधित, कॉपी को समझने से संबंधित फेयर नोट्स जो दिया है तो उसको आप एक बार मेरे से समझ लेना, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले 2-3 लेक्चर में हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में, बस लास्ट है 3 लेक्चर,
अगले 3 लेक्चर में हम लोग ये वेक्टर कंप्लीट कर लेंगे और वेक्टर की फाइनल वर्कशीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज आप सिर्फ लेक्चर नोट्स बना लें और लेक्चर नोट्स में यदि आपको कोई डाउट है तो आप वो मेरे से पूछ लें। ठीक है, और सभी स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं प्रॉपरली नोट्स बनाएं बेटा, ताकि प्रॉपरली काम हो पाए। ठीक है ना, नोट्स को आप प्रॉपरली बनाइए, वर्कशीट आप जरूर सॉल्व करें। फिजिक्स है, जितना हम इनिशियली सीखना चाहेंगे प्रॉपरली उतना ही बेहतर हम सीख पाएंगे। अगला 2-3 लेक्चर और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम लगभग फिजिक्स के अच्छे बेसिक चैप्टर हम सीख पा रहे हैं, ये सीख लेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू ऑल। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।